नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एनसीईआरटी का सार होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर के बारे में जो कि 8वां क्लास का होगा। 8 क्लास से यह होगा वीडियो और इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइटेड करके लाते हैं आप सभी के लिए, जो आए दिन किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके इसी प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और आगे बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी को सम्मिलित करते हुए और जानते हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे चैप्टर का नाम, तो आप देख ही लिए, सूक्ष्मजीव है, जो कि मित्र एवं शत्रु के रूप में आप इसको देखे हैं यहाँ पर। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसके टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर के टर्म्स, इस चैप्टर के जो प्रमुख शब्द है उसके बारे में आप जान लेने की आवश्यकता होगी, जो कि एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगी हमको कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर में इन सभी तथ्यों को, इन सभी फैक्टों को जानने वाले हैं। सवाल देखेंगे, सबसे पहला फैक्ट होगा सवाल। प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चीकरण, रोगजनक, परीक्षण, परिरक्षण जिसे बोलते हैं, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका या फिर वैक्सीन, विषाणु, खमीर या फिर ईस्ट भी बोलते हैं खमीर को। इन सभी फैक्टों को हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन को भी देखेंगे लास्ट में। हम इस वीडियो को समाप्त होने के बाद पहले सभी फैक्टों को जान लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम रखे हैं, उस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं पता होगा, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैप्टर का या फिर एनसीईआरटी का सारांश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सारे जो क्लास हैं यानी कि 6, 7 और 8, यानी कि 6 का कंप्लीट हो चुका है, 7 का भी कंप्लीट हो चुका है और 8 का आपके सामने चल ही रहा है, तो वो सारे का वीडियो का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप वीडियो इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, तो वहां आपको कई प्रकार के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी के साथ और देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि क्या आप जानते हैं, क्या पूछा जा रहा है हमसे कि क्या आप जानते हैं। आइए, क्या हम जानते हैं कि इसके बारे में देखते हैं कि क्या हम जानते हैं कि जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे, यानी कि जीवाणु है कि मनुष्य से पहले हमारे पृथ्वी पर रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव होते हैं, या क्या होते हैं, बहुत सख्त जीव होते हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा जो है कि ठंडे बर्फीले पानी में जीवित रह पाए गए हैं, मतलब जीवित पाए गए हैं। और वे कास्टिक सोडा की झिल्ली और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में भी पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में भी जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार के जीवाणु कैमरे पर देखा गया है, जो कि चंद्रमा पर 2 वर्षों के साथ संभवतः पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें कि जीवाणु न रह सके, यानी कि जीवाणु एक ऐसा जीव जीवाणु एक ऐसा जीव है जो कि पृथ्वी मतलब कहीं भी रह सकता है। इसके बारे में आप कहाँ पर कहा गया है कि जीवाणु एक ऐसा जीव है जो कि मतलब जो है कि अंतरिक्ष में भी रह सकता है, चंद्रमा पर भी रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में वह रह सकता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। यही चीज कहा गया था कि मतलब आप जानते हैं इस बात को कि नहीं। हम जान गए हैं कि कौन से जीव है कि जो कि जीवाणु ऐसा जीव है जो कि कहीं पर भी रहने में संभव है। अगला देखेंगे फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे, सूक्ष्मजीव के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है जीवाणु, दूसरा है कवक और तीसरा देख सकते हैं प्रोटोजोआ, एवं जो लास्ट है शैवाल के रूप में। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, इसके बारे में हम जानेंगे। यह चारों चीज है, चारों जो सूक्ष्मजीव है उसके प्रकार हैं, इसके भाग हैं। अगला फैक्ट के रूप में, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। कौन? जीवाणु जो होते हैं केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं या फिर वृद्धि करते हैं, अर्थात जीवाणु। पौधे देख सकते हैं, पौधे अथवा
कोई पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, यानी कि जो है जीवाणु जो होते हैं वह कहाँ जनन करते हैं, गुणन करते हैं, तो पौधे अथवा जो है जंतु की कोशिका में भी गुणन करते हैं। कौन? तो विषाणु। ध्यान रखेंगे, पौधे अथवा जंतु की कोशिका में कौन गुणन करते हैं? विषाणु गुणन करते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहते हैं हम, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। ध्यान रखेंगे, जो इस प्रकार के रोग जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर जो खांसी वाले जितने भी रोग हैं वह किसके द्वारा होता है? तो वह जो है कि विषाणु द्वारा होता है, यानी कि वायरस द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलिया एवं खसरा भी विषाणु या फिर वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पूछा जा सकता है, मलेरिया एवं अतिसार ऐसे रोग हैं जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जो होते हैं वह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस इसके बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, इसके मतलब कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है कि किसके, तो जिसे दारू बोलते हैं, वाइन बोलते हैं या फिर अल्कोहल बोलते हैं, बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी के साथ। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जीवाणु का जो है उपयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक हानि देख सकते हैं, कार्बनिक हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। यह उदाहरण के लिए कार्बनिक हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। और स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में जो है कि मृदा की जो उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ध्यान रखेंगे, जीवाणुओं कहा जा रहा है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कौन से जीवाणु के द्वारा जो है कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो वह है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इष्ट तीव्रता से श्वसन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति करता है। ध्यान रखेंगे, इष्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, यह एक प्रकार का शैवाल है, और स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट यानी कि अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स्ट है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है या फिर फर्मेंटेशन कहलाता है। आगे देखेंगे, लुई पास्चर किण्वन की खोज किए थे। इनके द्वारा 1857 में लुई पास्चर के द्वारा किण्वन की खोज किया गया था। राइजो देख सकते हैं, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, यह एक प्रकार का कवक है। और पेनिसिलियम देख सकते हैं एक प्रकार का कवक है। और एस्परिजिलियस देख सकते हैं, यह भी एक प्रकार का कवक है। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे जानकारी के साथ। और ये बीमारी पैदा करने वाले कौन? तो यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को जो है कि रोक देता है। कौन? तो सूक्ष्मजीव के बारे में कहा जा रहा है कि यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक
अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के जो औषधि होते हैं उसे प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जिसे सेप्ट्रो देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन के रूप में आप जान सकते हैं। यह एक प्रकार का कौन है, तो एंटीबायोटिक है, जिसे प्रतिजैविक औषधि बोलते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में हम जानते हैं। तो यह देख सकते हैं सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन, ये तीन जो है कि एक प्रकार का प्रतिजैविक है, जिसे आप एंटीबायोटिक के रूप में जानते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि यह कौन से एंटीबायोटिक है या फिर नहीं है। तो यह तीनों जो नाम मैंने बताया, सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जिसे बोलते हैं, वह सारे के सारे जो है कि प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जीवाणु रोगों से बचाव के लिए संवर्धन किया गया, यानी कि इसके लिए जो है कि संवर्धन पर प्रयोग करते रहे थे कौन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एक जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके बचाव के लिए संवर्धन या फिर दवा की खोज कर रहे थे ये। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटी बीजाणु देखने को मिला। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। फफूंद क्या होते हैं, तो जीवाणु के जो वृद्धि है उसको रोक देते हैं। यह तथ्य पाया कि सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई है। इस प्रकार पेनिसिलिन कैसे बनाई गई है, फफूंद से बनता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो पेनिसिलिन होता है वह जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके जो है कि कम करने, उनको ठीक करने में काम करता है। आगे देख सकते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचारण से रोकना होता है और प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो प्रतिजैविक होते हैं जिसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसका उपयोग पशु के जो आहार होते हैं उसमें भी मिलाया जाता है और जो है कि हमारे जो प्रतिजैविक का उपयोग आप देखें तो पौधे के रोग नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे तो और एक फैक्ट के रूप में देख सकते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 ईस्वी में चेचक के टीके का खोज किया था। यानी चेचक के जो टीके हैं एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था 1798 ईस्वी में। अगला फैक्ट है कि सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधे में रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जो ऐसे सूक्ष्मजीव जो जिसे रोगाणु अथवा यह रोगजनक के रूप में हम कहते हैं, जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी के साथ। आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क फैलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के रोग को कुछ उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग के बारे में आप जानते ही होंगे। ये सारे के सारे रोग जो है कि संचरणीय है, संक्रामक रोग भी कहते हैं इसे, यह संक्रामक रोग है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं और घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण आप रख सकते हैं, जो कि क्या है, तो रोग वाहक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखेंगे अगला फैक्ट है कि मादा एनफ्लीज जो मच्छर होती है इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर मादा एनफ्लीज मच्छर है, इसके काटने से इस मच्छर प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया परजीवी का वाहक करता है। ध्यान रखेंगे जो है कि प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं मच्छर जो है कि कौन सा मच्छर प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी का वाहक करते हैं। कौन से मच्छर, आप देख सकते हैं मादा एनफ्लीज जो मच्छर होती है वह जो है किसकी वाहन करते हैं, तो यह है आपका मलेरिया परजीवी का वाहन करते हैं। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस
का वाहक होता है। ध्यान रखेंगे, मादा एडिस मच्छर जो है कि डेंगू के वायरस का वाहक होते हैं। अगला फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चार्ट के रूप में, मनुष्य के सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। तो मानव रोग के बारे में जाने तो क्षय रोग जिसको बोलते हैं, क्षय रोग जीवाणु से होता है और इसका वायु से संचरण होता है, फैलता है एक दूसरे के साथ। और उसके बाद देखें तो खसरा, खसरा वायसराय होता है, वायरस होता है। उसके बाद देखें तो वायु से यह रोग जो है पनपता है। उसके बाद देखें तो चिकन पॉक्स वायरस वायु सीधे संपर्क करता है। ध्यान रखेंगे, चिकन पॉक्स जो है कि वायरस वायु सीधे जो है कि संपर्क करता है और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण यह निश्चित ही रूप से इम्पोर्टेंट होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है, वायु एवं जल के द्वारा भी यह होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग और होने वाले रोग कारक सूक्ष्मजीव संरचना एवं तरीका किस प्रकार से होता है। उसके बाद जो है कि बचाव के उपाय भी हम जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे हैजा एवं टाइफाइड के बारे में जाने तो ये दोनों रोग जो है कि जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद इसका जो भोजन है, भोजन आपका जल एवं भोजन ही होता है। और उसके बाद जब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पक्के भोजन, पेयजल, उसके बाद जो है कि एवं टीकाकरण को ध्यान रखनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए के बारे में जाने तो यह भी वायरस के कारण जनित रोग है। यह जल के द्वारा होता है, यानी जल के कारण होता है और जल के कारण इसका संक्रमित होता है। और उबले हुए पानी का प्रयोग जो है कि टीकाकरण के द्वारा होता है। देख सकते हैं, उबले हुए पेयजल का प्रयोग टीकाकरण के द्वारा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है मलेरिया प्रोटोजोआ के बारे में देखें तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक प्रकार का मच्छर होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले सामान्य रसायनों का प्रयोग, कीटनाशकों का छिड़काव, मच्छर के प्रयोजन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, रॉबर्ट कोच ने सन 1776 ईस्वी में बेसिलस एथेंसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। एथेंस रोग का जो है कि कारक है। देख सकते हैं, एथेंस जो है कि रोगों का कारक है। उसके बाद देखें तो एक और फैक्ट आपके सामने है कि उदाहरण के लिए एथेंस जो है कि मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग जो है कि वायरस द्वारा होता है। गाय के जो खुर होते हैं, जिसका पैर बोलते हैं आप, उस खुर और जो है कि मुंह में जो गाय वगैरह के जानवर वगैरह को जो घाव होता है, वो आपका देख सकते हैं, वह जो बीमारी होता है वह एथेंस रोग के रूप में आप जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी आपके सामने है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग क्या क्या है। तो पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग देख सकते हैं, नींबू कैंकर जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि वायु से संक्रमित होता है। उसके बाद देखिए तो गेहूं की रस्ट जिसे बोलते हैं, इसमें कवक आप देखेंगे। और वायु एक बीज होता है, वायु में जो है कि इनके बीज होते हैं, वायु से ही यह भी फैलता है। उसके बाद भिंडी की पीत वायरस के कारण होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कीट के द्वारा ही यह रोग संचरित होता है। आप इसमें फिगर भी देख रहे होंगे किस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे शो करेगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है और हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो इसको फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं हम लोग, तो ये चीज बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई जो खाद्य पदार्थ है वह उल्टा पुल्टा खा लेने पर या फिर वासी खा लेने पर आपको निश्चित रूप से इस प्रकार का मचली आपको होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फैक्ट है आपके सामने कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें
परिरक्षक कहते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, तो परिरक्षक कहते हैं। अगला बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पर कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम माई देख सकते हैं मेटाक्लाइव सल्फाइड, देख सकते हैं मेटाक्लाइव सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक हैं। और जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ध्यान रखेंगे कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मात्र सामान्य परीक्षक है, जिसमें जैम एवं जो है कि स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी रहेगा आपको पीडीएफ प्राप्त करने का, A4 साइज में आपको पीडीएफ मिलेगा, जो कि मामूली सी प्राइस रखा गया है। यहाँ से सभी क्लास के अलग अलग प्राइस हैं, जिस प्राइस के आप पेमेंट करेंगे उसी क्लास का आपको पीडीएफ इस नंबर से आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज अभी आप क्या देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए और इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप भेजिए और इस पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कीजिए। निश्चित रूप से A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको निश्चित रूप से आपको वीडियोस या इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नमक द्वारा परीक्षण किस प्रकार से होता है। तो नमक द्वारा परीक्षण के बारे में जाने तो नमक का उपयोग मांस व मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर नमक का उपयोग मांस व मछली के परीक्षण के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं नमक का उपयोग हम आम, आंवला व इमली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं चीनी द्वारा जो है कि चीनी द्वारा परीक्षण, चीनी द्वारा क्या परीक्षण है, तो चीनी द्वारा परीक्षण देख सकते हैं कि जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे कि जैम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। अगला फैक्ट आपके सामने कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि लिग्मस पौधे या फिर दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। स्मरण कीजिए राइजोबियम लेग्यूमस पौधे की कोशिकाओं में रहते हैं। लेग्यूमस पौधे के कोशिकाओं में राइजोबियम रहते हैं। जैसे सेम और टमाटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी देख सकते हैं कभी कभी तरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परंतु ध्यान देंगे, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर होती है। नाइट्रोजन की मात्रा या फिर कोई भी गैस की मात्रा वायुमंडल में स्थिर होती है। आगे बढ़ेंगे और फैक्ट की तरफ कि तेल और सिरके द्वारा परीक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो तेल और सिरके द्वारा परीक्षण के बारे में जानते हैं। तो तेल एवं सिरके का उत्पादन या फिर उपयोग अचार को संदूषित से बचाने की होती है। उसके बाद इसमें बचाने में किया जाता है। इसमें जो है कि क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं और जो है कि सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का जो है कि परीक्षण विधि द्वारा कराते हैं या फिर करते हैं। ध्यान रखेंगे जो कि सिरके का जो परीक्षण है या फिर मतलब जो है कि अचार आप देखे होंगे, परीक्षण का मतलब जो है कि संग्रहित करते हैं, रखते हैं इसे। तो कैसे रखते हैं, सब्जी, फल, मछली अथवा मांस का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जब हम इसका परीक्षण करते हैं संदूषण से बचने के लिए, तो निम्नलिखित रूप से इसमें जो है कि जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं और इसमें जो है कि सारे जीवाणु मर गए होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं गर्म एवं ठंडा करना क्या कहलाता है, पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाश्चीकृत पॉकेट में जो दूध आते हैं उन्हें बिना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सी से 15 से 30 डिग्री सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और एकाएक जो है कि ठंडा किया जाता है, ठंडा कर भंडारण कर लिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्मदर्शी की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया की खोज जो है कि लुई पास्चर वैज्ञानिक ने की थी।
इसीलिए इसे पौष्टिकृत कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पौष्टिकृत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सभी सभी जीवों का जो है कि सभी जीवों का आवश्यक संघटक नहीं है, जो प्रोटीन पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि पौधे एवं जंतुओं के मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में जो है कि परिवर्तित कर देता है, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी उपयोगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पौधे में श्वसन, किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं कि पौधे जो है यहाँ पर पौधे का अवशोषण हो रहा है, किस प्रकार से, तो मिट्टी की उपस्थिति में नाइट्रोजन की यौगिक से, जंतुओं द्वारा पौधे के खाना से, उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। उसके बाद देख सकते हैं जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसे तरित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उसके बाद देखें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण होता है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन की नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने सारांश के रूप में दिखेगा, और इसी चैप्टर का सारांश आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरने तथा मरुस्थल या फिर दलदल तक हर एक प्रकार के जो है कि पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। जीवाणु के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट है आपके सामने सूक्ष्म वायु जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शिकार में पाए जाते हैं। उसके बाद है आपके सामने कि ये देख सकते हैं यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट फैक्ट है कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, और विषाणु जो है कि विषाणु इनके अलग हैं, लेकिन जो है कि फिर भी जो है विषाणु इनके अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है आपके सामने कि कुछ सूक्ष्म जीव औषधि, एल्कोहल और वाणिज्यिक उत्पादन का उपयोगी होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरों जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्टों को अपघटन कर सरल पदार्थ बनाते हैं, जिसमें परिवर्तित कर देता है, वातावरण की स्वच्छ बनाए रखता है। ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप यहाँ से, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेशिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखें तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूमस पौधे की जड़ें जो होती है तथा तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपस्थित मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है कि मिट्टी में उपस्थित कुछ विषाणु एवं नीले
हरे शैवाल पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। इसके बाद आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन आपके सामने में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को आप देख सकते हैं किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। नीले हरे शैवाल वायु से क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। अल्कोहल के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की सहायता किया जाता है, तो जीवाणु नामक सूक्ष्मजीव की सहायता किया जाता है, ध्यान रखेंगे। जीवाणु के लिए आप देख सकते हैं हैजा इनका कारक हो जाएगा। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसके कारगर होते हैं। लैक्टोबैसिलस में दही जमना होता है। उसके बाद यीस्ट ब्रेड के निर्माण में काम करता है। और एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु जो होता है मलेरिया के जो है कि कारक नहीं, ये मलेरिया के कारक नहीं होते हैं। विषाणु जो है कि एड्स के कारक होते हैं। और प्रतिजैविक उत्पादन यानी प्रोटोजोआ का जो है कि ये हो जाएगा, प्रोटोजोआ का मलेरिया हो जाएगा। प्रोटोजोआ का क्या हो जाएगा, तो मलेरिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक विषाणु एड्स के कारक होते हैं, ध्यान रखेंगे। यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक कौन है, तो सेप्ट्रोसाइसिन है जो कि एंटीबायोटिक है। उसके बाद देख सकते हैं मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है जिनके द्वारा मलेरिया परजीवी का वाहन किया जाता है। और संचरणीय रोग कौन से हैं, जो संचरणीय संक्रामक रोग जिसे बोलते हैं, मुख्य कारक कौन है, तो ये आपका घरेलू मक्खी आप देख सकते हैं। घरेलू मक्खी जो है कि संचरणीय रोग के प्रमुख कारक है। उसके बाद ब्रेड अथवा इडली क्यों फूल जाते हैं, तो ब्रेड अथवा इडली जो है यह फूलते हैं ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर चीनी को जो है अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहलाता है, तो चीनी के जो है कि अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रम है उसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिलहाल इस वीडियो में आप जान पाए चैप्टर नंबर 2 8 क्लास के सभी एनसीईआरटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।